नमस्कार। विद्याधाम नरेश अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में जानेंगे। पहले उत्तर भारत के विशाल मैदान के निर्माण के बारे में जानेंगे। किन किन नदियों द्वारा उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। हमने जब हिमालय की उत्पत्ति पढ़ा रहा था तो बोला था कि भारत मूल रूप से भारत का मूल रूप से प्रायद्वीपीय पठारी है। उत्तर के विशाल मैदानों का निर्माण हिमालयी प्रायद्वीपीय पठार की नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से हुआ है। यहाँ पे 33 सागर था, जिसमें हिमालय की नदियों द्वारा और प्रायद्वीपीय पठार की नदियों द्वारा लाए गए अवसाद यहाँ पर निरंतर बढ़ते गए। 33 सागर सकरा होता गया, छिछला होता गया और पूर्णतः भर जाने के बाद उत्तर भारत में विशाल मैदान का निर्माण होगा। तो पहले इसके निर्माण के बारे में जान लेते हैं। इसका निर्माण किन नदियों से हुआ तो लिख लीजिएगा टॉपिक आज का, उत्तर भारत का विशाल मैदान। विशाल मैदान तो इसका निर्माण मुख्य रूप से 3 नदियों से हुआ है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तो इसका निर्माण हुआ है। इसकी लंबाई 3200 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 3200 किलोमीटर लंबी है। चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। यह पंजाब से शुरू होती है। इसका विस्तार के बारे में पहले जान लेते हैं। यहाँ पे पंजाब है। पंजाब से शुरू होकर पश्चिम में, पूर्व में असम तक और पश्चिम बंगाल तक विस्तृत है। पश्चिम से पूर्व की ओर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, इसकी ढाल पूर्व की ओर घटती जाती है। इसकी पुष्टि नदियों द्वारा होती है। जब गंगा यहाँ से निकलकर उत्तराखंड से पूर्व की ओर बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एक बात आप इन नदियों के पश्चिम में प्रवाहित होने वाली नदियाँ हिंद महासागर में गिरती है और पूर्व में प्रवाहित होने वाली नदियाँ अरब सागर माफ कीजिएगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हिंद महासागर में माफ कीजिएगा यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पश्चिम में जो नदियाँ प्रवाहित होती है इस मैदान के वह अरब सागर में गिरती है और जो पूरब में प्रवाहित होती है वे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसकी लंबाई की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक 3200 किलोमीटर और चौड़ाई हिमालय से लिया जाता है तो 1500 से 150 से 300 किलोमीटर चौड़ी है। इन नदियों के पश्चिम में कुछ दोआबा मिलते हैं। दोआबा किसे कहते हैं? तो दोआबा दो नदियों के बीच के क्षेत्र को हम दोआबा कहते हैं। दोआब किसे कहते हैं? दो नदियों के बीच के क्षेत्र को। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। पंजाब के पश्चिम में काफी सारे दोआब देखने को मिलते हैं। हमने दर्शाया है पहले सिंधु और झेलम। तो सिंधु नदी
यहाँ मानसरोवर जैसे निकलती है। ये नदियों के टॉपिक में पढ़ाया जाएगा कि नदियाँ कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर अपना मुहाना बनाती है, उसका पाँच क्षेत्र कहाँ तब तक के लिए मोटा मोटी बता देते हैं। चेनाब जम्मू कश्मीर से निकलती है, झेलम जम्मू कश्मीर से निकलती है, चेनाब और रावी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ब्यास उत्तराखंड के आसपास से निकलती है, और फिर सतलज राक्षा जाल से निकलती है। तो सिंधु और झेलम ये वाला पट्टी सिंधु और झेलम के बीच के भूमि यहाँ से यहाँ तक, इसको हम सिंधु सागर दोआबा के नाम से जानते हैं। तो सिंधु सागर दोआबा, सिंधु और झेलम, इसको मिटा देते हैं। सिंधु सागर दोआब, इसका कहां से सिंधु और झेलम। पहले हम मैं बता देते हैं ताकि आसानी हो। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो बारी बारी से क्रमानुसार दोआब को देखते जाते हैं। सिंधु और झेलम के बीच के प्रदेश को सिंधु सागर दोआबा, झेलम और चेनाब के बीच को छाछ दोआबा, ये छाछ लिखे हम। फिर चेनाब और रावी के बीच के प्रदेश को रेचना दोआबा कहते हैं, ये रेचना लिखा हुआ है। रावी और ये ब्यास नदी है, तो रावी और ब्यास के बीच के प्रदेश को बारी दोआबा कहते हैं। ब्यास और सतलज के बीच के क्षेत्र को विस्ता दोआबा के नाम से जाना जाता है। तो अगर यहाँ नहीं पता चल रहा तो वहाँ लिखते जाते हैं। 1 2 2 झेलम और चेनाब के बीच के दोआबा को हम छाछ दोआब कहते हैं। 3 नंबर में चेनाब और रावी के बीच के रेचना दोआब कहते हैं। रावी और ब्यास के बीच को बारी दोआब कहते हैं। ब्यास और सतलज के बीच को विस्ता दोआब कहा जाता है। एक तो हम दोआब के बारे में जान लिए, हम पहले ही बता दिए कि इन मैदानों को 2 भागों में बांट कर देखेंगे। ये पश्चिम का मैदान पुराने जलोढ़ से निर्मित है। यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊंचा वृक्ष पाए जाते हैं, 204 मीटर से ज़्यादा नहीं पाया जाता। अम्बाला के आसपास की भूमि जल विभाजक का कार्य करती है। यहीं से हम बांट देते हैं पश्चिम का मैदान और पूर्व के मैदान में। तो ये हो गया दोआबा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, तो मिटा दिया जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं, ये तो पश्चिम का हो गया। इसकी ऊंचाई काफी सम है, यहाँ बिल्कुल प्लेन है। तो फिर यहाँ से गंगा निकलती है उत्तराखंड से होते हुए यूपी, बिहार और फिर पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। बांग्लादेश चल जाकर बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। तो इसके द्वारा लाए गए अवसादों से ये मैदान निर्मित हुए हैं। ये जलोढ़ काफी उपजाऊ हैं और ये सब उसकी सहायक नदियां हैं, जैसे केन, बेतवा, ये बिहार की नदियां हैं। बूढ़ी गंडक, कोसी और ये प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां, ये भी प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है। सोन, पुनपुन, ये सारी नदियां गंगा में अपना मुहाना बनाती है। तो इसके द्वारा बनाया गया मैदान बंगाल तक मिलते हैं। फिर पूर्वी भारत में ब्रह्मपुत्र नदी जो ध्यान नदी के नाम से जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश में। असल में ये मैदान अपने द्वारा लाए गए गादों या अवसादों से यहाँ का मैदान
का निर्माण करती है। तो अब इन मैदानों को विशिष्ट धरातलीय आधार पर 4 भागों में बांटते हैं। विशाल मैदान को हम 4 भाग में बांटते हैं। किसके आधार पर? विशिष्ट धरातलीय गुणों के आधार पर। विशिष्ट धरातलीय के आधार पर कितने भाग में? 4 भागों में बांटते हैं। आइए देख लेते हैं बारी बारी से। तो पहले शिवालिक के जो दक्षिण में प्रदेश मिलते हैं उसे भावर के नाम से जाना जाता है। तो पहला भावर प्रदेश, भावर प्रदेश। उसके बाद भावर तराई प्रदेश, फिर बांगड़ और बाद में खादर। खादर प्रदेश मिलते हैं। आइए पहले भावर को समझ लेते हैं। तो शिवालिक, यहाँ से शिवालिक गुजरती है, गुजरते हैं, शिवालिक स्थित है। इसके जो दक्षिण में मैदान स्थित है उसे हम भावर प्रदेश के नाम से जानते हैं। इसके जो दक्षिण में मैदान स्थित है उसे भावर प्रदेश के नाम से जानते हैं। यह 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी है। इसकी चौड़ाई कितनी है? 8 से 16 किलोमीटर। मान चलिए यहाँ तक भावर। भावर के बाद इसकी एक बात याद है, यहाँ जो नदियाँ अत्यधिक यहाँ जो नदियाँ निकलती है वो अपने साथ काफी बड़े बड़े मात्रा में अवसादों को लाती है। कंकड़, बालू, पत्थर को लाती है, जिससे यहाँ नदियाँ अंतर्लीन रहती है, माने कि धरातल के अंदर रहती है। तो यहाँ नदियाँ क्या होती है? अंतर्लीन रहती है। नदियाँ अंतर विलीन रहती है। क्यों रहती है? आपको बता दिए कि यहाँ से जो नदियाँ निकलती है वो अपने साथ बड़े बड़े चट्टान लाती है। चट्टान के बीच में ही ये चट्टान जैसे बिछ गया, यहाँ इसी स्रोत में नदियाँ बहते रहती है। नीचे भी चट्टान रह गया, तो इसी स्रोत में नदियाँ बहती रहती है। ऊपर से देखने पर यह प्रतीत होता है कि जमीन सूखा हुआ, बिल्कुल यहाँ पे नदी नहीं है। फिर यही नदी क्या होता है? तराई प्रदेश में आकर पुनः ऊपर आ जाते हैं, दिखाई पड़ने लगते हैं। तो तराई प्रदेश बिल्कुल दलदली पट्टी है। 1530 किलोमीटर तक दलदली पट्टी है। यहाँ नदियाँ दिखाई पड़ती है, यहाँ नदियाँ सतह पर आ जाती है, भावर के दक्षिण में। यह प्रदेश कौन सा? यहाँ से 30 किलोमीटर क्या है? तराई प्रदेश है। 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। ये 8 से 16 किलोमीटर है जो भावर प्रदेश है, तराई प्रदेश है। उसके बाद बांगड़ मिलता है। तो बांगड़ क्या है? ये पुराने जलोढ़ से निर्मित है। किससे? पुराने जलोढ़ से निर्मित है। यहाँ नदियाँ नहीं पहुँच पाती है। इस प्रदेश में नदियाँ नहीं पहुँच पाती है। काफी लंबे अरसे के बाद पहुँची है। 5-6 साल के बाद यहाँ बाढ़ का पानी पहुँचता है। तो क्या होता है? नदियों द्वारा लाए गए व्यवस्था बिछती है, तो यह खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ है। तो क्या है? पुराने जलोढ़ से निर्मित मैदान है। ये खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ है। खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ है। इसे स्थानीय भाषा में टाल के नाम से भी जाना जाता है। टाल के
नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद खादर, यहाँ प्रति वर्ष नदियां क्या करती है, बाढ़ लाती है, जिससे नदियों द्वारा लाए गए अवसाद यहाँ पे बिछ जाती है और फिर मिट्टी उपजाऊ हो जाती है, उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। फिर क्या है, नए जलोढ़ से निर्मित है, नए जलोढ़ से निर्मित मैदान यहाँ प्रति वर्ष बाढ़ आती है, प्रति वर्ष बाढ़ आती है, जिससे यहाँ की मिट्टी काफी उपजाऊ है। काफी उपजाऊ है। यह हो गया विशिष्ट धरातलीय गुणों के आधार पर। आज हमने पूरे उत्तर भारत के विशाल मैदानों के बारे में जाना, इसकी लंबाई जाने, चौड़ाई जाने, दोआब जाने कि कौन सा दोआब किन नदियों के बीच है, दोआब के बारे में कुछ जाने कि दोआब किसे कहते हैं, तो दो नदियों के बीच के प्रदेश को दोआब कहते हैं। फिर जाना कि इस मैदान के पश्चिम में प्रवाहित होने वाली नदियां अरब सागर में गिरती है, जैसे सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, सतलज की सहायक नदी है जो भारत में पंजाब के पास मिलती है। सतलज, आवर सागर, सभी नदियां सिंधु में अपना मुहाना बनाती है, सिंधु अरब सागर में गिरती है। फिर पूर्व में प्रवाहित होने वाली नदियां बंगाल के खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। फिर जाने की मैदान काफी कम ऊंचावच है, माने कि यहाँ पे ऊंचावच काफी सन है, बहुत ज्यादा ऊंचावच नहीं मिलता है, देखने को मिलता है, बिल्कुल प्लेन है। जैसे जैसे पूर्व की ओर बढ़ते जाते हैं, इसका ढाल पूर्व की ओर घटता जाता है। यह बातें नदियों के प्रवाहित होने की दिशा से पता चलता है। फिर असम के मैदान ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित हुआ है। फिर धरातलीय गुणों के आधार पर हम बांटे, इसके विशिष्ट धरातलीय गुणों के आधार पर बांटते हैं, भावर, तराई, बांगर और खादर, सारी चीज डिफाइन किए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर इसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके महत्व के बारे में जानेंगे, क्या ये इम्पोर्टेंस रखता है भारत के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।